नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ के आज के अंक में। दर्शकों, हम सभी अपने स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं क्योंकि हम जानते हैं जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो वो अपने लिए जीवन के सभी सुख और ऐशो आराम जुटा सकता है। और इसीलिए अपने कार्यक्रम मिशन हेल्थ के माध्यम से हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर से बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज के अपने इस अंक में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसके बारे में आपको बता दें। आज की बातचीत का हमारा विषय है ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक डॉक्टर वेद प्रकाश जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, आज के विषय पर बातचीत करना शुरू करें, हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते ही हैं, अपने हर मिशन हेल्थ कार्यक्रम में हर बार आपसे चलते चलते के अंतर्गत एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का आप हमें पत्र लिखकर या ईमेल के माध्यम से जवाब देते हैं। इस बार 25 जुलाई को एपिसोड नंबर 7 में जो प्रश्न हमने पूछा था वो था, कितनी शहरी जनसंख्या होने पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है? और इसका सही जवाब है 50,000 की जनसंख्या होने पर। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास जवाब आए थे, लेकिन सिर्फ एक ही जवाब ऐसा है जो सही है, वो ईमेल के माध्यम से आया था। और जो विजेता है, जिन्होंने सही जवाब दिया है, उनका नाम डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। सही जवाब देने वाले हैं नीतीश विश्वकर्मा, आजमगढ़ से। वाह, आपको बहुत बहुत बधाई हो नीतीश जी। और हम आपको अपने कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आपका स्वागत करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन की ओर से आधिकारिक तौर पर आपको भी आमंत्रण भेजा जाएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम की। दर्शकों, आप जानते हैं ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है और आप घर बैठे हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और आज के विषय से संबंधित आपके जो भी सवाल हों उन्हें हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमें फ़ोन करने के लिए आपको फ़ोन नंबर्स याद ही होंगे, लेकिन उन्हें एक बार पुनः जांच लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, दूसरा नंबर है 0522-2288-698 और एक नंबर और है 0522-4015-988। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, तो सबसे पहले जो जहन में सवाल आया वो ये है कि ये दिवस कब, क्यों और कहाँ मनाया जाता है? हाँ, पहले तो क्यों बता दें। एक्चुअली सरकार की तरफ से बहुत सी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं सभी लोगों के लिए, लेकिन अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या इवन जो उपकेंद्र होते हैं जहाँ एएनएम बैठती है, तो पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनको ये सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं कई कारणों से। या तो समय नहीं है या दूरी बहुत है। इसके लिए ये वीएचएनडी की व्यवस्था की गई है, जिसको आपने कहा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस जी। तो ये दिवस हर एक गांव में महीने में कम से कम एक दिन आयोजित किया जाता है जी। तो गांव के अंदर ही महीने में एक बार ये सारी सुविधाएं वहां पहुंच जाती हैं एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी के माध्यम से। तो कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है और ना ही ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है और ये सुविधाएं गाँव के अंदर ही मिल जाती हैं। और कहाँ, जैसा आपने पूछा, तो ये प्रत्येक गाँव में महीने में एक बार होता है जी। अब ये स्थान अलग अलग हो सकता है। अगर वहाँ पे उपकेंद्र है जो एएनएम का ऑफिस है तो वहाँ होगा, अन्यथा आंगनवाड़ी केंद्र में या किसी स्कूल में। और कहीं कहीं पे ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो किसी के घर पे, प्रधान के घर पे या किसी अन्य ऐसे स्थान पर भी किया जा सकता है जी जी। अधिकांश बुधवार और शनिवार को आयोजित किया जाता है। अच्छा, बुधवार और शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों दिन मनाया जाता है कि एक दिन? गांव, किसी एक गांव में तो महीने में एक दिन ही मनाया जाएगा। तो एक उपकेंद्र में जो एएनएम का एक क्षेत्र होता है उसमें अगर 10,000 की 8,000 की पॉपुलेशन है तो उसको इस तरह से बांटा जाता है कि जो 4 बुधवार और 4 शनिवार महीने में पड़ेंगे उसमें हर गांव में एक एक इस तरह का सत्र हो जाए। तो इस तरह एएनएम को तो हर बुधवार और हर शनिवार को ही करना होता है जी जी। तो ये बताएं कि इस दिवस के अवसर पर वहाँ पर केंद्र पर कौन कौन लोग उपस्थित होते हैं?
ये सुविधाएं देने के लिए तो वहाँ पर एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी होते हैं। एएनएम जो है स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्त्री है, जो हमारी वर्किंग यूनिट है, और करीब वैसे 5000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए, लेकिन अभी जनसंख्या बढ़ने के साथ में 8000 से 10,000 तक पॉपुलेशन वो कवर करती है जी। उसके साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो है वो न्यूट्रिशन और जो है महिला बाल विकास की तरफ से कार्य करती है, तो उसके अलग रोल हैं। और आशा एक वॉलंटियर है जो प्रत्येक गांव से ही सिलेक्ट की जाती है और उस गांव के लोगों के साथ में मिल के उनको समझा के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने में मदद करती है। तो ये 3 लोग मेनली जो उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले लोग हैं। और साथ में सुविधाएं लेने के लिए गाँव से, जो वैसे तो लगभग सभी उम्र के लोगों के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन मेनली 0 से 5 साल तक के बच्चे टीकाकरण या अन्य सुविधाओं के लिए जी। इसके अलावा गर्भवती माताएं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, रामपुर से ज्योति जी का कॉल है। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। जी नमस्कार। आज का जो विषय है वो बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि इस सुविधाओं का लाभ हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, क्या कोई क्राइटेरिया है, और अगर इसके बारे में और अधिक हमें जानकारी चाहिए तो क्या कोई टोल फ्री नंबर या कोई वेबसाइट है, इसके बारे में मुझे जानकारी दे दें। देखिए, ये सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध है, इसमें आपको किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन या किसी अथोराइजेशन की जरूरत नहीं है। जिस गांव में ये लगा हुआ है, सत्र चल रहा है, वहाँ पे अगर किसी दूसरे क्षेत्र से, दूसरे गांव से भी कोई आया हुआ है तो भी उसको सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगी। व्यवस्था ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे ये सुविधाएं मिल जाएं, तो इसके लिए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, और ना ही इसके बारे में कोई ऐसा नंबर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके विलेज में एक दिन फिक्स होगा जो वहाँ की एएनएम या आशा या आंगनवाड़ी से मालूम हो जाएगा, लोकल लोगों को भी मालूम होगा कि किस दिन ये सुविधा प्राप्त होती है। और VHND के बारे में और अधिक जानकारी अगर आप चाहें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वेबसाइट पर भी इसको देखा जा सकता है। यानी हर व्यक्ति को ये सुविधा प्राप्त हो सकती है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से हमें कॉल कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी गांव बसौली से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो ये पोषक तत्व जो होता है, तो इसमें लोगों को जब जानकारी नहीं होती तो जैसे जरूरी पोषक तत्व में जैसे लौह तत्व है, कैल्शियम, हमारा विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, इसके अलावा और क्या लेना चाहिए महिलाओं के, पुरुषों के या बच्चों की, जिससे कमजोरी जगह पे वो ताकतवर बन सकें? बहुत अच्छी बात पूछी। हाँ, आपने अच्छी बात पूछी है, लेकिन आपने कई सारे ग्रुप एक साथ कर दिए असल में, तो पूरा डिटेल बताना तो ज़्यादा होगा थोड़ा सा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आपका गांव के आसपास ही, घर के आसपास ही जो ये ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जा रहा है, इसमें एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि अलग अलग समय पे, जीवन के अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि 0 से 6 माह तक का बच्चा है, उसको हम कहते हैं केवल स्तनपान कराया जाए, केवल माँ का दूध, उसके अलावा कुछ ना दिया जाए। फिर 6 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद आप 2 साल तक उसको माँ का ये स्तनपान भी कराएं, साथ में दूसरे पोषक तत्व भी लें, तो उसका एक अलग ग्रुप है। इसके बाद जो मदर अभी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसको अलग तरह की पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। किशोर किशोरियों के अलग है। तो बेहतर है कि आप अपने घर के आसपास जो ये स्वास्थ्य दिवस या स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जाता है उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपकी उम्र के हिसाब से और आपकी अवस्था के हिसाब से ये जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को भी वहाँ पे चेकअप होता है इस दिवस पर, इसके अतिरिक्त शिशुओं, हाँ, 0 से 5 साल तक के बच्चे हो गए, उनमें टीकाकरण या कोई बीमारी अगर हो रही है या होने के चांस हैं तो उसकी जानकारी हो जाती है। गर्भवती माताएं हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जिनको बच्चा हो गया है और अभी दूध पिलाने की उम्र है, तो उनको जो भी जानकारी चाहिए उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके अलावा किशोर किशोरियों के लिए भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं, जैसे उनको कौन से अब टीके लगवाने हैं और जो भी टीके लगवाने हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, और उनको आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट वगैरह जो चाहिए वो भी उपलब्ध कराई जाती हैं जी। तो इस तरह से सभी उम्र के लोगों के लिए वहाँ पे और इसके सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो नए शादीशुदा वाले दंपति हैं उनको फैमिली प्लानिंग के क्या उपाय करने चाहिए, या अगर एक बच्चा हो गया है तो दूसरा बच्चा जल्दी ना हो तो उसमें क्या उपाय करने चाहिए, इस तरह की सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं जी। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुकी हैं, सीमा अग्रवाल जी कॉल कर रहे हैं हमें। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है जी। अपना सवाल पूछिए। कृपया अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। जी वो की हुई है जी।
5 साल तक के बच्चे को जो टीके लगाए जाते हैं वो कंप्लीट होते हैं, या जो प्राइवेट डॉक्टर्स बोलते हैं ये टीका लगवाओ वो टीका लगवाओ, तो वो भी जरूरी होता है क्या? देखिए, सरकारी व्यवस्था में जो टीकाकरण सारणी है वो अपने आप में कंप्लीट है। जितने भी तरह के टीकों की आवश्यकता होती है सभी उसमें सम्मिलित हैं, और अधिकतर टीके तो 1 साल के अंदर ही लग जाते हैं। उसके बाद 1 से 2 साल के बीच में कुछ बूस्टर लगते हैं, फिर 5 साल पे डीपीटी का एक और बूस्टर दिया जाता है। तो जितने हमारे यहाँ व्यापक बीमारियाँ हैं उन सभी के टीके इसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ स्थान के हिसाब से स्पेसिफिक बीमारियाँ हैं, जैसे कि हमारा जो तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर और बस्ती मंडल के ज़िले हैं, यहाँ पे जेई का टीकाकरण किया जाता है जो अन्य ज़िलों में नहीं होता है। तो इसमें सभी तरह के आवश्यक टीके मौजूद हैं। अगर आप इस टीकाकरण सारणी को के हिसाब से टीकाकरण करा रहे हैं तो आपको किसी भी अन्य टीके की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जो है 5 साल के बाद भी टीके होते हैं। 10 साल एवं 16 साल पे पहले टीटी का टीका लगाया जाता था, टिटनस का, और अब जो है टीटी को बदल के उसकी जगह टीडी का टीका कर दिया गया है, जिसमें टिटनस और डिप्थीरिया दोनों से बचाव के टीके उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे इस ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस जो मनाया जाता है, तो इस अवसर पर, इस दिवस पर कौन कौन सी सामग्री और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और जो सामग्री वहाँ होती है उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हाँ, जैसा हमने बताया कि सभी तरह की लगभग स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पे दी जानी हैं। तो जो स्वास्थ्य से संबंधित सामग्रियाँ हैं, जिसमें कुछ तो जांच करने की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि एएनएम के द्वारा वहाँ पे ब्लड प्रेशर लिया जाना है तो ब्लड प्रेशर की मशीन होना चाहिए, वेट लेने की मशीन होना चाहिए, खून एवं पेशाब की जांच करने की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था एएनएम स्वयं करती है, उसके पास रहती है। और वैक्सीन जो है ये कोल्ड चेन में चूँकि मेंटेन करना होता है तो डेली ये पहुँचानी पड़ती है, तो ये एएनएम को नहीं ले जाना होता है, एक अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी की व्यवस्था होती है, तो पीएससी या सीएससी से वहाँ पर पहुँचाई जाती है किसी अन्य साधन से। इसके अलावा जो पुष्टाहार वगैरह बांटना होता है, गर्भवती माता के लिए अलग, लैक्टेटिंग मदर के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, ये व्यवस्था आंगनवाड़ी वर्कर की तरफ से की जाती है। और जो हमारी आशा कार्यकर्ती है वहाँ पे, उसके द्वारा पहले से एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको ड्यू लिस्ट बोलते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि किन किन लाभार्थियों को आना है और उनको क्या सुविधाएँ दी जानी है। तो ये आशा की व्यवस्था होती है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि प्रायः जैसे हमने बताया कि ये किसी उपकेंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में ना होके किसी घर के बाहर या ऐसी जगह पे पब्लिक प्लेस में लगाया जाता है, तो वहाँ पे फिर ज़रूरत पड़ती है कुर्सी मेज इत्यादि की, ताकि आराम से ये काम किया जा सके। तो वहाँ पर ये उम्मीद की जाती है कि जो पंचायत सदस्य हैं या ग्राम प्रधान हैं या जो लोकल लोग हैं वो इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराएं, जिससे कि आराम से ये सुविधाएँ दी जा सकें। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, लखीमपुर खीरी से कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। अरे ये मैं पूछ रहा था डॉक्टर साहब, बच्चों में पोषण की कमी से भूलने की समस्या होती है क्या? अगर ऐसा है तो उसका उपाय क्या है? पोषण की कमी होती है? क्या पोषण की कमी से भूलने की भी बीमारी होती है क्या? ये हाँ जी, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी जो है, भूलने की कमी तो नहीं, लेकिन दिमाग का जो विकास होता है उसमें कमी हो सकती है। इसीलिए जो है, जो पहले साधारण नमक बहुत पहले इस्तेमाल होता था उसको बैन किया गया है और केवल आयोडाइज्ड नमक लेने की बात होती है। और अब तो मार्केट में भी केवल आयोडाइज्ड नमक ही मिलता है। तो ख़ासतौर पे जो तराई वाले एरिया हैं, इस क्षेत्र में आयोडीन की कमी अक्सर पाई जाती है, जिससे कि एक तो दिमाग का विकास ठीक से नहीं होता है और उसके अलावा अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं, घेंघा जैसे, आयोडीन की कमी से। तो इसके लिए आयोडीन लेना ज़रूरी है और ख़ासतौर पे जो गर्भवती माता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि जो बच्चा पैदा हो उसका भी शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो। डॉक्टर साहब, अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस। हमारे साथ सहारनपुर से मयंक जी जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है सर से कि आजकल जो जन औषधि केंद्र के द्वारा मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या जो बाजार की रेट से बहुत कम कीमत पर दी जा रही है, तो क्या क्वालिटी भी उसकी कम है या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है? ये जेनेरिक दवाएं होती हैं इसलिए सस्ती होती हैं, और इसके अलावा चूँकि लार्ज स्केल पे इसको चलाया जा रहा है तो बहुत ही हायर लेवल से इसकी व्यवस्था की गई है। तो
डेफिनेटली इसकी जो गुणवत्ता है सही है, उसमें कोई शक करना उचित नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे आज हम जो हमारा विषय है ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, तो इस दिवस पर जो महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं, क्या वो इस दिन अपना पंजीकरण भी करवा सकती हैं? जी हाँ, एक्चुअली ये ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस गांव में आयोजित करने का एक मुख्य कारण भी है ये, क्योंकि प्रायः अगर ये व्यवस्था ना हो तो गर्भवती माताएं अपने आप उपकेंद्र में या केंद्र में PSC CSC पे जाने में विलम्ब कर सकती हैं, और देर से रजिस्ट्रेशन होने पे हो सकता है कोई उसके अंदर रोग हो या बच्चा ठीक से विकसित ना हो पा रहा हो, एबॉर्शन हो जाए तो ये पता नहीं चलेगा। तो जांच उनकी कायदे से हो जाती है अगर समय पे अगर वो रजिस्ट्रेशन कराएं। समय से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो चूंकि हर महीने ये वहाँ पे दिन आयोजित हो रहा है, तो आके अपना पंजीकरण करा लेंगी, और पंजीकरण के साथ में ही उसको सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले तो जैसे ही मालूम पड़ता है कि गर्भवती है कोई महिला, तो उसको TT का इंजेक्शन पहला दे दिया जाता है, तो सबसे पहली सुरक्षा हो जाएगी। और उसके अलावा उसकी अन्य जांचें हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर इत्यादि की, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज शुरू किया जा सके। और अगर ऐसा कुछ मालूम पड़ता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई जटिलता है, तो उसको ANM फिर रेफ़र कर देती है CSC वगैरह में, जहाँ पे उसका प्रॉपर इलाज हो सके। जी हम अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ पर एक बार पुनः रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप गर्भवती महिलाओं की उनके टीकाकरण के बारे में बता रहे थे, तो प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब जानकारी एक गर्भवती महिला या कोई भी व्यक्ति कहाँ से प्राप्त कर सकता है? सबसे अच्छा स्थान है वीचंडी, जो ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की बात हो रही है। वहाँ पे अगर प्रत्येक बार जाके वो अपने जांच करा लेगी, तो जांच में अगर कोई इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या ऐसी कोई समस्या है, उसकी भी जानकारी हो जाएगी, या बच्चे का विकास सही हो रहा है या नहीं, और अगर कोई आवश्यकता है तो उसको सही अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाएगा। उसके अलावा इसका टीकाकरण भी वहीं हो जाएगा, उसको आयरन, फोलिक एसिड या एल्बेंडाजोल या अन्य जो औषधियों की आवश्यकता है वो वहीं पे मिल जाएगी। और खान पान के बारे में भी वहाँ पे उसको जानकारी दी जाती है। और फिर प्रसव के दौरान, प्रसव तो हम कोशिश यही करनी है कि अस्पताल में ही हो, तो समय से संस्थागत प्रसव हो, तो समय से अस्पताल पहुंच जाएं और प्रसव कराएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम 48 घंटे या 2 दिन वहाँ पे रहें अस्पताल में। कई बार ऐसा होता है कि प्रसव के कुछ घंटे बाद ही चाहते हैं लोग कि उनको वापस भेज दिया जाए घर, तो अगर 2 दिन वहाँ नहीं रुकते हैं तो पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि आने वाले 1 दिन 1.5 दिन में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो जानकारी ना हो सके। हाँ, मतलब 2 दिन रुकना आवश्यक है। जी, हाँ। जी, हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं मनीष जी। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार। प्रश्न मैम ये है कि एक बच्चा है हमारा, 2 साल का हो गया है, तो मैम उसके शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां उठती हैं। हाँ, इसके लिए मेरे करीब 1 महीना हो गया सर, उसका मेडिसिन भी चलाया है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए आपसे राय लेना चाहता हूँ, इसकी कोई मेडिसिन वगैरह हो, इसकी राह आप बता सकें, इसे क्या करना चाहिए? देखिए, फ़ोन के माध्यम से या इस कार्यक्रम के माध्यम से मेडिसिन बताना तो उचित नहीं होगा, ये एक्चुअली अलाउड भी नहीं है। तो मैं सलाह यही दूंगा, क्योंकि लंबे समय से फुंसियाँ हो रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, कि तो आप आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर को दिखा लें, और मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से इसका इलाज मिल जाएगा और आपको मुफ्त में दवाएं भी मिल जाएंगी। बिल्कुल, और जब तक पूरी जांचें ना हो, यहाँ पे डॉक्टर साहब दवा बता भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। हमारा जो अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब ये है कि जैसे आपने बताया गर्भवती महिला सारी जानकारी कहाँ से ले सकती है। अच्छा, जब हम बात करें छोटे बच्चों की, अगर किसी बच्चे को संक्रमण हो गया हो फेफड़ों में, या दस्त लगे हो, या कोई और दिक्कत हो, तो वो कहाँ पर जाए, उसका इलाज कहाँ हो सकता है? इलाज के लिए तो जो सबसे गांव में नियरेस्ट प्लेस है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन सबसे पहले अगर VHND है, उस समय वहाँ पे हो रहा है ये ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, तो वहाँ पे जाने पे ANM अगर उसके पास दवाएं उपलब्ध हैं तो, और साधारण दवाओं से इसका इलाज संभव है तो वहीं पे दे देगी। और इसके अलावा एक व्यवस्था और की गई है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की, क्योंकि छोटे बच्चों में बीमारी पड़ जाती है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। तो इसके लिए जो आशा कार्यकर्ती होती है
वो जन्म के बाद अगले 42 दिन तक में 6 या 7 बार उस घर में विजिट करती है जिस घर में नवजात शिशु होता है। तो वो कुछ चेकअप करती है, देखती है कि बच्चे का टेम्परेचर वगैरह लेके और उसका वज़न लेके कि वो सही है या नहीं है। तो अगर उसमें कोई ऐसे लक्षण होते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि उसको कोई रोग है, संक्रमण है, तो या तो बहुत साधारण टाइप का अगर बीमारी है तो वहीं पे उसका इलाज एएनएम के माध्यम से करवा देती है, और अगर उसको तुरंत अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है तो वो भी उसको सलाह दे देती है। तो इस तरह से कुछ बीमारियों का इलाज बीचंडी में भी संभव है या गांव में रहते हुए संभव है, और यदि गंभीर बीमारी है तो उसके लिए पीएचसी या सीएचसी में जाना पड़ेगा। जैसे ये आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की, तो क्या इस दिवस का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही ले सकते हैं, शहरी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? हाँ, ये तो ग्रामीण इसका नाम ही है, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले चलता था, और अभी पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्र में भी अर्बन पीएचसी वगैरह स्थापित हो गई हैं, और एएनएम और आशा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। तो इसी तरह का आयोजन अब शहरों में भी किया जाता है, विशेष तौर पे जो स्लम एरिया, मलिन बस्तियां वगैरह हैं, और वहाँ पे इसको हम शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस बोलते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। जी नमस्कार। यस नमस्कार मैम। जी अपना सवाल पूछें। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि हमारे 2 बच्चे जो खराब हो चुके हैं, तो क्या हमारी पत्नी में कोई पोषण की कमी है या कोई हमें कोई दिक्कत हो गई? 2 बच्चे खराब हो चुके हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि या तो एबॉर्शन हो गया या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई, आप ऐसा कहना चाहते हैं? तो ये नहीं सर। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ 7 मई सन 2017 में हमारी शादी हुई थी, और पहला बच्चा जब वो मतलब हुआ तो 5वां महीना चल रहा था, तो उसके हाथ वगैरह जो थे वो कुछ सही नहीं थे। तो यहाँ डॉक्टर ने बताया कि बच्चा आपका खराब है, तो आप ऐसा करें, इसको निकलवा दीजिए। बच्चा ठीक ठाक था, जीवित था, सब बातें थी। और दूसरी बार में जब डॉक्टर साहब ने ये भी हमसे बताया कि कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए, तो हमने ठीक है, तब 1 साल का गैप होने के बाद में भी जो बच्चा फिर से बिगड़ा, तो सर उसका नहीं था, 5वां 6वां महीना चल रहा था, और गर्दन थी नहीं उसकी। तो क्या पोषण की कमी हमारी बीवी में है? इनका ये जानना ये चाह रहे हैं कि क्या पोषण की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है? ये कोई ज़रूरी नहीं है, पोषण की कमी नहीं, जैसे आप बता रहे हैं 2 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं, तो कोई और गंभीर समस्या हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा हायर सेंटर में, लाइक संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके ऐसे किसी सेंटर में उसकी जांच करा लें, तो मालूम पड़ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका इलाज भी संभव है। जी डॉक्टर साहब, जननी सुरक्षा योजना, इसके बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जननी सुरक्षा योजना बेसिकली माँ जो गर्भवती माता है और उसका जो बच्चा होने वाला है, इन दोनों की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें जो है जोर किया जाता है कि गर्भावस्था के समय माँ को जो भी जांचें होनी हैं वो मुफ्त में मिल जाएं, जो औषधियाँ हैं वो भी मुफ्त में मिल जाएं, और जो घर से लोग अस्पताल नहीं जा पाते कई बार क्योंकि वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाती या जाने के लिए पैसे नहीं होते, तो जो आने जाने का है ये भी एक्सपेंडिचर मुफ्त में रहे। और कई बार उसकी आवश्यकता भी नहीं होती क्योंकि अब 102 एम्बुलेंस सेवा चल रही है, तो केवल 102 नंबर कॉल करने पे वो एम्बुलेंस घर पे पहुंच जाती है और मुफ्त में जो है महिला को घर से अस्पताल भी पहुंचाती है, और डिलीवरी के बाद में अस्पताल से घर भी वापस छोड़ के आती है जी। और न केवल डिलीवरी के या इसके समय प्रसव के लिए ही नहीं, बल्कि उसके पहले या बाद में जब कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और फिर से अस्पताल जाना पड़ता है, उसके लिए भी 102 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होती है जी। तो ये सभी सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं JSY के अंतर्गत। जी जी। तो दर्शकों, आप जैसा कि जानते हैं, इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ गए हैं और अब बारी है चलते चलते। चलते चलते में दर्शकों, हर बार हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का जवाब आपको पत्र या फिर ईमेल द्वारा देना होता है। आज के कार्यक्रम का हमारा प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है?
तो ये तो है आज के हमारे एपिसोड का सवाल, और आपसे अनुरोध है कि आप हमें पत्र लिखकर या फिर ईमेल के माध्यम से अपना जवाब दे सकते हैं। आपसे हम ये गुजारिश करते हैं दर्शकों कि जब आप हमें उत्तर भेजें, जो प्रश्न का उत्तर आप भेजेंगे उसमें कृपया अपना नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित ज़रूर करें। और हमें जवाब देने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ, पिन कोड 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। और इसी के साथ हम अब आपसे इजाज़त लेंगे। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी आपने जानकारी दी दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इससे बहुत बहुत लाभान्वित हुए होंगे, और आपका बहुत बहुत आभार।